हेलो गाइस, माई सेल्फ रविंदर पाल। मैं लर्निंग सेशन से आज हम लोग बात करेंगे न्यू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन की। बेसिकली ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे पहले बात करेंगे ऑफलाइन पेमेंट में हम लोग बात करेंगे ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन में भी ऑफर्ड विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए। सबसे पहले मैं आपको एएफए के बारे में बता दूं। जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें मोबाइल पे ओटीपी आता है। ओटीपी रिसीव करने के बाद हम ओटीपी को रजिस्टर करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है। बट यहाँ ऑफलाइन के मोड में जो है एएफए यानी कि हमें वो ओटीपी की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ऑफलाइन जो ट्रांजैक्शन होगी वो एएफए के जरिए होगी। अब अपर लिमिट की बात करें ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन की, वो 200 रुपया होगी। एंड मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें तो वो 2000 होगी एट दी एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट जो है कितनी है, 2000 है। ठीक है जी, और अपर लिमिट कितनी है, 200 है। इसको आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिप्लेनिशमेंट ऑफ यूज लिमिट शैल बी अलाउ इन मोड ऑफ एएफए। तो ऑनलाइन मोड में जो है एएफए की हमें क्या होगी, जरूरत होगी, जबकि ऑफलाइन में एएफए की जरूरत हमें नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ रिस्क वेटेज। इसके बारे में बात करेंगे। ये पहले भी था और इसको अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। तो लोन टू वैल्यू यानी कि एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो अगर 80% तक है तो रिस्क वेटेज एसिड होगा 35%। अगर 80 से ज्यादा है और 90 के बीच तक का है तो रिस्क वेटेज एसिड होगा 50%। तो रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन की 0.25% पड़ेगी, वो कंटिन्यू रहेगी एज सच अप्लाई लोन तक। ठीक है जी, तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूं। लोन टू वैल्यू रेशियो जो है 80% तक, अगर 80% लोन तक है तो रिस्क परसेंट जो वेटेज रहेगी वो 35% रहेगी। अगर एलटीवी जो 80% से ज्यादा है और 90 के बीच में है तो रिस्क वेटेज जो रहेगी, रिस्क वेट जो रहेगा वो 50% तक रहेगा। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटर वेरिएबल कार्डलेस ट्रांजेक्शन कैश, इंटर वेरिएबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की बात करेंगे। तो बेसिकली ये है क्या, जैसे कि आपको पता है आजकल बैंक जो है अपने एटीएम से कार्डलेस ट्रांजेक्शन करा रहा है और इसका जो मीडियम होता है यूपीआई रहता है। तो इस तरह से वो अदर बैंक से भी आप लोगों का जो यूपीआई के जरिए पैसा निकल रहा है, इस पे काम चल रहा है। तो इसके लिए क्या है, तो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स की अगर नेटवर्थ की पेमेंट को जो है रिक्वायरमेंट को इसमें कम कर दिया गया है। पहले इसमें जो रिक्वायरमेंट थी 100 करोड़ थी, अब कितनी कर दी गई है, 25 करोड़ कर दी गई, यानी कि कम कर दी गई है। तो यानी कि अब नेटवर्थ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अब 100 करोड़ की जगह कितनी नेटवर्थ है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स की, 25 करोड़। तो इसको कम कर दिया गया है। उसके बाद हमें ई मैंडेट की बात करें, जब भी कोई कस्टमर आरडी एफडीए कराता है तो उस केस में जो उसकी जो लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, एएफआई लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। पहले जो इसकी लिमिट थी 5000 थी पर ट्रांजेक्शन, अब 15,000 पर ट्रांजेक्शन इसकी लिमिट को कर दिया गया है। इसको भी याद रखना है। तो बेसिकली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी है, पहले थी कितनी 100 करोड़, अब कम करके कितनी कर दी गई है 25 करोड़। ई मैंडेट के में भी जो लिमिट है उसको भी इनहांस कर दिया है। अगर जैसे हम लोग कोई आरडी एफडीआई कराते हैं तो उसका मैंडेट का जो पहले लिमिट था, ठीक है जी, पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5000 का था, तो अब इसको बढ़ा के 15,000 पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। ठीक है जी, इसको भी बढ़ा दिया गया है। आगे हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज एक्चुअल कार्ड डाटा के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो अभी 1 अक्टूबर 2022 से आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी करा है। इसमें क्या है, तो बेसिकली जैसे हमारी कार्ड ट्रांजेक्शन एंटिटीज अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेती थी या कोई पेमेंट चेंज अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेती थी, तो हम सब अपना सीवीटी अकेला डालते थे और हमें ओटीपी मिल जाता था। तो अब 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी एंटिटी कोई भी पेमेंट चेंज अपने पास कोई भी डाटा स्टोर करके नहीं रखेगी, उसको कोई अनुमति नहीं है। इसके अलावा अदर देन कार्ड इश्यूअर के अलावा
द कार्ड नेटवर्क मर्चेंट का कोई भी या पेमेंट एग्रीगेटर का कोई भी सेटलमेंट चल रहा है तो उस केस में T+4 का प्रोग्राम है, यानी कि जैसे जिस दिन ट्रांजेक्शन का कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसके 4 दिन, यानी कि 10 को कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके 4 दिन तक ये डाटा स्टोर किया जा सकता है। या सेटलमेंट उन दिनों से पहले, जैसे 12 को सेटलमेंट हो जाती है तो उस तारीख तक ही वो डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा फॉर हैंडलिंग पोस्ट ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज, और बैंक इसको कंटिन्यू करेगा COF डाटा को अंटिल 31 जनवरी 2023 तक। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सर्कुलर कब से जारी किया गया है, COF डाटा यानी कि हमने डाटा स्टोर नहीं कर सकते एंटिटीज और पेमेंट चेंज 1 अक्टूबर 2022 से, और कितने का प्रोग्राम है, अगर कोई पेमेंट का डिस्प्यूट हो जाता है T+4 का प्रोग्राम है, या सेटलमेंट विच एवर अर्ली, अगर यह सेटलमेंट की डेट अर्ली हो जाती है, जैसे 12 को सेटलमेंट हो जाता है तो उस तरीके से रख सकता है। और इसके अलावा जो पोस्ट ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज हैं, एक्वायरिंग बैंक कंटिन्यू स्टोर, वो कब तक रखेगा डाटा को, COF डाटा को 31 जनवरी 2023 तक रखेगा। तो आशा यहां तक भी आपको पता लग गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे भी। अब CRR और SLR के केस की बात करते हैं, इसमें क्या नई चीज लेके आए हैं। तो अभी ये डिसाइड किया गया है, कोई भी बैंक जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी से कुछ जो अमाउंट रिसीव करते हैं उसको हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे, और ना ही उसको NDDL ऑफ CRR और SLR में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद आता है, तो इसको आउटसाइड लाइबिलिटी में काउंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा, इसको आउटसाइड लाइबिलिटी में काउंट जो है नहीं किया जाता। तो इस बात का हमने बड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 अप्रैल 2022 से एक SDF यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इमीडिएट इफेक्ट से मतलब अनाउंस किया है लागू करने का। तो इसमें क्या SDF बेसिकली क्या होगा, जो SLR है जो RBI के पास हमें रिजर्व करना पड़ेगा कैश के रूप में ना। आगे आपको पता है CRR आप रिजर्व करते हैं, बट इस केस में आप क्या रिजर्व रखेंगे, SLR रिजर्व रखेंगे RBI के पास, वो भी कैश के रूप में, ठीक है जी। और उसके बाद RBI ने 6 जुलाई 2022 को एक और चीज के बारे में हम अवेयर किया है भी, जो भी इंक्रीमेंटल FCNR डिपॉजिट हैं, ठीक है जी, उनके लिए 1 जुलाई 2022 से जो है बेस डेट 1 जुलाई 2022 से हैं, उसके लिए एग्जेम्प्टेड कर दी है मेंटेनेंस ऑफ CRR और SLR। इन अकाउंट के लिए किसी भी तरह की CRR और SLR नहीं मेंटेन करनी है, ठीक है जी। तो किस अफेक्ट से स्टार्ट किया है, 6 जुलाई 2022 से। तो ये RBI ने दिशा निर्देश जारी करे हैं, तो यहां तक भी आपको पता चल गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, अगर कोई भी इंडिविजुअल बोरर है जिसका एग्रीगेट 5 करोड़ है या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे LEI कोड लेना पड़ेगा। LEI कोड होता है लिक्विडिटी एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 20 डिजिट का कोड होता है, तो इसको ये लेना पड़ेगा। अगर ये उसमें सैंक्शन हो, कोई एनहांसमेंट भी करता है तो उस केस में भी इसको ये कोड लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और नया गाइडलाइन जारी किया है 2 मई 2020 को। अगर कोई भी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है अगर वो क्रेडिट एक्सेप्ट करना चाहती है, पैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो NBFC शैल बी BBB, ठीक है जी। BBB जो रेटिंग है यानी कि क्रेडिट रेटिंग की चाहिए जो कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हो, यानी कि BBB की उनको रेटिंग की रिक्वायरमेंट है। किन की तरफ से, जो भी रेटिंग कौन देगा, जो सेबी की तरफ से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होंगी उनके द्वारा BBB की रेटिंग दी जाएगी, तभी उनको इसकी अनुमति मिल पाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23 मई 2020 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई है, किसकी चेयरमैन के शिप में, यानी कि BP कानगो की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं और एक्स RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है जी। इसको भी आपने याद रखना है।
आगे हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव के बैंक के बारे में। कुछ यहाँ पे भी कुछ चेंजेस लेके आए हैं। तो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन में कोऑपरेटिव बैंक ने भी लिमिट को एनहांस किया है। टियर 1 और टियर 2 सिटीज में काफी चेंजेस लेके आए हैं। यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टियर 1 सिटी में जहां लोन वो 30 लाख का देता था उसको बढ़ा के अब 60 लाख का कर दिया है। और टियर 2 सिटी में जहां वो 70 लाख तक का लोन देता था उसको भी बढ़ा के 1,40,000 का कर दिया है। और इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव बैंक में भी इनकी लिमिट को एनहांस किया है। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक के केस में 20 लाख से बढ़ा के लिमिट को 50 लाख कर दिया है। जिनके जो नेट एसेट जो हैं 100 करोड़ से अगर कम है, तो जिनके 100 करोड़ से ज्यादा के एसेट हैं उनकी लिमिट जो है 30 लाख से बढ़ा के 75 लाख तक की कर दी है रूरल कोऑपरेटिव बैंक में। इसको भी आप याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पे आउट ऑफ व्यू से। हाँ जी, आगे ये भी डिसाइड किया गया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है फाइनेंस करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट को। और उसमें एग्रीगेट रखा गया, जो फाइनेंस की लिमिट रखी है 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ देयर टोटल एसेट्स। ठीक है जी। तो कमर्शियल बैंक यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है कमर्शियल रियल एस्टेट को भी के हाउसिंग लोन को भी फाइनेंस करेंगे। ठीक है जी। और इसमें जो एग्रीगेट रखा गया है फाइनेंस लिमिट जो है 5% ऑफ तेरा टोटल एसेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को डोर स्टेप बैंकिंग के लिए भी अलाउ कर दिया है। तो वो डोर स्टेपिंग बैंकिंग भी अब देखने को मिलेगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। इसके अलावा आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 भी लॉन्च किया है। और इसके विजन के पीछे उन्होंने कोड दिया ई पेमेंट के लिए 4E का थीम दिया है, यानी कि एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। ठीक है जी, ये हमारा कोड है, यानी कि 4E एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। और इसका एम क्या है? प्रोवाइड एवरी यूजर विद सेफगार्ड सिक्योर फास्ट कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल पेमेंट ऑप्शन। तो इसको भी आपने याद रखना है कि एम क्या है और ये 4E क्या है, एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। ठीक है जी। तो ये विजन था, पेमेंट विजन आरबीआई ने 2025 में जो जारी किया है के लिए। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा न्यू गाइडलाइंस में। तो हमने काफी कुछ अच्छी बातें न्यू बातें करी एनबीएफसी में के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, और इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में। तो काफी अच्छी चीजें आपको मिली होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।